नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और कर्नाटक में विकास का एक नया अध्याय लिखे जाने की तैयारी में है। कर्नाटक के दौरे पर गए पीएम मोदी ने आज राज्य के लिए विकास परियोजनाओं की झड़ी लगा दी। क्या होगा कर्नाटक की नई तस्वीर, आपको बताएंगे अगले 1 घंटे में। इसके साथ ही साथ कर्नाटक में एक रैली में पीएम मोदी ने लंदन में बैठकर भारतीय लोकतंत्र पर सवाल उठाने वालों को जमकर घेरा। इस खबर को भी विस्तार से दिखाएंगे। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की भी बात करेंगे, जिसकी शुरुआत कल से होने जा रही है। खबर क्रिकेट के मैदान से भी होगी, जहां भारतीय बल्लेबाजों ने आज अपना दम दिखाया है। इसके अलावा भी होगी देश दुनिया की तमाम जरूरी खबरें। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। कर्नाटक की रैली में पीएम मोदी ने लंदन में बैठकर भारतीय लोकतंत्र पर सवाल उठाने वालों को घेरा। भारतीय लोकतंत्र पर सवाल उठाने वालों को बताया देश की जनता का अपमान। कहा देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को कोई नहीं पहुंचा सकता नुकसान। कर्नाटक को पीएम मोदी ने कई विकास परियोजनाओं की दी सौगात। हुबली में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म राष्ट्र को किया समर्पित। हुबली धारवाड़ स्मार्ट सिटी, होसपोटे, हुबली तीनाई घाट खंड के विद्युतीकरण सहित कई अन्य विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। 250 करोड़ रुपए की लागत से बने जयदेव अस्पताल और शोध केंद्र की रखी आधारशिला। पीएम मोदी की मांड्या में मेगा रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस वे राष्ट्र को किया समर्पित। विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी के जरिए इस क्षेत्र के आर्थिक विकास को मिलेगी रफ्तार। समारोह को पीएम मोदी ने किया संबोधित। कहा यूपीए में कांग्रेस हजम कर जाती थी गरीब कल्याण का पैसा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी जारी। सीआईएसएफ के 54वें स्थापना दिवस समारोह में हुए शामिल। कहा पीएम मोदी की $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बंदरगाहों, हवाई अड्डों की सुरक्षा को मजबूत करने में सीआईएसएफ का होगा अहम योगदान। केरल में त्रिशूर में गृह मंत्री अमित शाह ने जन शक्ति रैली को किया संबोधित। कहा 9 साल की अल्पावधि में मोदी सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति बनाकर हासिल की महत्वपूर्ण उपलब्धि। आतंकवाद पर यूपीए सरकार के रवैये पर उठाया सवाल। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से होगा शुरू। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सर्वदलीय बैठक में सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने की अपील। सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने के बीच सरकार की पहल। देश के स्टार्टअप्स के साथ जल्द बैठक करेंगे केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर। बैठक में स्टार्टअप को सरकार द्वारा दिए जाने वाली मदद पर होगी चर्चा। अमेरिका ने 13 मार्च तक सिलिकॉन वैली बैंक से लेन देन पर लगाई है रोक। क्रिकेट की खबर में अहमदाबाद टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी में बनाए 571 रन। ऑस्ट्रेलिया पर बनाई 91 रनों की बढ़त। विराट कोहली ने खत्म किया टेस्ट में शतक का सूखा। 3 साल और 4 महीने बाद किंग कोहली के बल्ले से निकला टेस्ट शतक। तो न्यूज नाइट में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर्नाटक दौरे की। आज का दिन कर्नाटक के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा। कर्नाटक दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के लिए विकास परियोजनाओं की झड़ी लगा दी। पीएम ने एक नए कर्नाटक की तस्वीर का खाका खींचा तो विदेश की धरती से जाकर देश के खिलाफ फेक नैरेटिव चलाने के लिए राहुल गांधी को भी आड़े हाथों लिया। हुबली धारवाड़ को ढेर सारी विकास परियोजनाओं की सौगात देने पहुंचे पीएम मोदी का लोगों ने दिल खोलकर स्वागत किया। प्रधानमंत्री का मंच पर पारंपरिक अंदाज से अभिनंदन किया गया। पीएम को धारवाड़ के मशहूर पेड़े भी भेंट किए गए। प्रधानमंत्री ने आईआईटी धारवाड़ कैंपस को राष्ट्र को समर्पित किया। पीएम ने कैंपस जाकर इसका निरीक्षण भी किया।
850 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किए गए इस संस्थान में वर्तमान में 4 वर्षीय बीटेक, अंतर अनुशासनात्मक 5 वर्षीय BSMS, MTech और PhD पाठ्यक्रम उपलब्ध होंगे। पीएम मोदी ने श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली स्टेशन पर दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का लोकार्पण किया। 1507 मीटर लंबे इस प्लेटफॉर्म को लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया है। इस रिकॉर्ड को हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता भी दी गई है। पीएम ने इस सबसे लंबे प्लेटफॉर्म से इलेक्ट्रिक इंजन वाली 2 एक्सप्रेस ट्रेनों को एक साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीएम ने होसपेटे हुबली तीनाई घाट खंड के विद्युतीकरण और होसपेटे स्टेशन के आधुनिकीकरण का भी लोकार्पण किया। 530 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित विद्युतीकरण परियोजना विद्युत कर्षण पर निर्बाध ट्रेन संचालन की सुविधा देती है, जबकि पुनर्विकसित होसपेटे स्टेशन यात्रियों को आरामदायक और आधुनिक सुविधाएं प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री ने हुबली धारवाड़ स्मार्ट सिटी की विभिन्न परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं की लागत 520 करोड़ रुपए है। पीएम मोदी ने जयदेव अस्पताल और शोध केंद्र की आधारशिला भी रखी। करीब 250 करोड़ रुपए की लागत से इस अस्पताल को विकसित किया जाएगा। ये क्षेत्र के लोगों को हृदय संबंधी रोगों के उपचार में मदद करेगा। क्षेत्र में जलापूर्ति को और बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने धारवाड़ बहुग्राम जलापूर्ति योजना की भी आधारशिला रखी। इसे 1040 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। पीएम ने तुप्पारी हल्ला बाढ़ क्षति नियंत्रण परियोजना की भी आधारशिला रखी। लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना का उद्देश्य बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम करना है। भारी जनसमूह को संबोधित करते हुए पीएम ने नई विकास परियोजनाओं से हुबली धारवाड़ और कर्नाटक के विकास में मिलने वाली मदद का विस्तार से जिक्र किया। उन्होंने IIT धारवाड़ के कैंपस को भाजपा सरकार के संकल्प से सिद्धि का उदाहरण करार दिया। बीच में कोरोना काल था, काम करने में अनेक दिक्कतें थी, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे खुशी है कि 4 साल के भीतर भीतर IIT धारवाड़ आज एक फ्यूचरिस्टिक इंस्टीट्यूट के रूप में तैयार हो चुका है। शिलान्यास से लोकार्पण तक डबल इंजन सरकार इसी स्पीड से काम करती है और मेरा तो संकल्प रहता है जिसका शिलान्यास हम करेंगे उसका उद्घाटन भी हम ही करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 9 साल में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत गांवों में सड़कों का नेटवर्क दोगुना हो गया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ सड़कें ही नहीं, एयरपोर्ट और रेलवे का भी अभूतपूर्व विस्तार किया जा रहा है। पीएम ने कहा कि 2014 से पहले देश की बड़ी आबादी बुनियादी सुविधाओं से वंचित थी। उन्होंने कहा कि आज सरकार ये सभी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। गरीब को अपना पक्का घर मिला, बिजली गैस कनेक्शन मिला, टॉयलेट मिला, अब हर घर नल से जल की सुविधा मिल रही है। घर गांव के निकट अच्छे अस्पताल बन रहे हैं, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी बन रही है। यानी आज हम अपने युवाओं को हर वो साधन दे रहे हैं जो आने वाले 25 साल के संकल्प सिद्ध करने में उनकी मदद करेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा लंदन में भारतीय लोकतंत्र पर सवाल उठाए जाने की ओर इशारा करते हुए पीएम ने इसकी कड़ी आलोचना की। पीएम ने कहा कि ऐसी बयानबाजी दरअसल देश की जनता का अपमान है। कुछ लोग भारत के लोकतंत्र को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ऐसे लोग भगवान बसवेश्वर का अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोग कर्नाटका के लोगों का, भारत की महान परंपरा का, भारत के 130 करोड़ जागरूक नागरिकों का अपमान कर रहे हैं। विश्वास जताया जा रहा है कि हुबली धारवाड़ में पीएम मोदी द्वारा शुभारंभ और शिलान्यास की गई परियोजनाओं से स्थानीय लोगों को बहुत लाभ होगा।
आज जो प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट करे हैं, जैसे कि मांड्या में बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे और यहाँ पर रेलवे के इलेक्ट्रिफाइड सेक्शंस, नई ट्रेन्स आदि, उनसे न सिर्फ विद्यार्थियों को, किसानों को, लेबरर्स को, मजदूरों को फायदा होगा, बल्कि क्योंकि ये आयरन ओर यानी कि जो लोहे का जो ओर है उसकी अंदर रिच माना जाता है इस रीजन को, उसकी इंडस्ट्री को भी फायदा होगा। यहाँ पर बहुत ही ज़रूरत महसूस हो रही थी इस कनेक्टिविटी को बूस्ट करने की। कैमरा पर्सन अजीत के साथ धारवाड़ से मैं नंदिता डागर, डीडी न्यूज़ के लिए। और विकास के जिस डबल इंजन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी कर रहे थे और जिसकी बात वो हमेशा करते रहे हैं, उसकी एक झलक उन्होंने कर्नाटक के मांड्या में भी दिखाई। विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के अपने विजन को मूर्त रूप देने के लिए उन्होंने आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने वाली कई योजनाओं की सौगात दी। उन्होंने भी पीएम मोदी का दिल जीतकर वहां की जनता ने उनका स्वागत किया। जगह कर्नाटका की जनता अभूतपूर्व आशीर्वाद दे रही है और मंड्या के लोगों के तो आशीर्वाद में भी मिठास होती है। सक्करे नगरा मधुर मंड्या, मंड्या के इस प्यार से, इस सत्कार से मैं अभिभूत हूं। मैं आप सभी का सर झुका करके वंदन करता हूं। फूलों की बारिश और मोदी के नारों के बीच कर्नाटक के मांड्या पहुंचे पीएम मोदी ने लोगों को कई बड़ी विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया। विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के अपने विजन के एक और प्रमाण के तौर पर पीएम मोदी ने बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। इस परियोजना के तहत NH 275 के बेंगलुरु निदाघट्टा मैसूर खंड को 6 लेन का किया गया है। 118 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण से जुड़ी इस परियोजना पर लगभग 8,480 करोड़ रुपए की लागत आई है। इससे बेंगलुरु और मैसूरू के बीच यात्रा अवधि लगभग 3 घंटे से घटकर करीब 75 मिनट रह जाएगी। इससे क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। पीएम मोदी ने मैसूरू खुशालनगर 4 लेन राजमार्ग की आधारशिला भी रखी। 92 किलोमीटर में फैली इस परियोजना को करीब 4,130 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। ये परियोजना बेंगलुरु के साथ खुशालनगर के परिवहन संपर्क को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और यात्रा अवधि को लगभग 5 से घटाकर केवल 2.5 घंटे कर देगी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में देश में तेज गति से हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का जिक्र किया। जब दुनिया कोरोना की मुश्किलों से जूझ रही थी, तब भी भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट को कई गुना बढ़ाया है। इस वर्ष के बजट में तो रिकॉर्ड 10 लाख करोड़ रुपए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखे हैं। पीएम मोदी ने कर्नाटक के 2 प्रमुख शहरों बेंगलुरु मैसूरू के बीच एक्सप्रेसवे से क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने का विश्वास जताया। उन्होंने केंद्र की योजनाओं से कर्नाटक की आम जनता के जीवन में आ रहे सकारात्मक बदलाव की चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि कर्नाटक की डबल इंजन सरकार पीएम किसान के तहत केंद्र से मिलने वाली रकम को बढ़ाकर किसानों को दे रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत कर्नाटका के किसानों के बैंक खातों में 12,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। यहां मंड्या के भी 2.25 लाख किसानों के बैंक खातों में 600 करोड़ रुपए केंद्र की भाजपा सरकार ने भेजे हैं। केंद्र सरकार जो 6,000 रुपया भेजती है, कर्नाटका सरकार उसमें 4,000 रुपया और जोड़ देती है। यानी डबल इंजन सरकार में किसानों को डबल लाभ हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर भी जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले गरीब कल्याण पर खर्च होने वाला पैसा कांग्रेस के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में उनकी सरकार ने गरीबों की हर जरूरत का ध्यान रखा है। पीएम मोदी ने कहा कि वो गरीबों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं।
जबकि कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने का सपना देख रही है। कांग्रेस और उनके साथी क्या कर रहे हैं? कांग्रेस के तो एक काम लिया है सर पे। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने का सपना देख रही है। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने में बिजी है और मोदी बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस वे बनाने में बिजी है। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने में व्यस्त है और मोदी गरीब का जीवन आसान बनाने में व्यस्त है। मोदी की कब्र खोदने का सपना देख रहे कांग्रेसियों को पता नहीं है कि देश की करोड़ों माताओं बहनों बेटियां, देश के लोगों का आशीर्वाद मोदी का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने परियोजना से जुड़ी एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का मांड्या में कलाकारों ने पारंपरिक ढंग से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इन कलाकारों का अभिवादन किया। आयशा खानम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। चेक। जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे। आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कौन सा परफ्यूम है? परफ्यूम बहुत फ्रेश लग रही हो। पार्लर गई थी? नो पार्लर, नो फेशियल। ये है मेरा फेवरेट सोप। ये एकमात्र साबुन है जो आत्मविश्वास देता है। माइसूर सैंडल सोप। तेज गर्मी के दौरान दूसरों को मदद करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। घर या ऑफिस में आते विक्रेता या वितरण कर्मियों को पानी पिलाएं। बाहर काम करने वालों के लिए घर या इमारत के बाहर पानी के मटके और ग्लास रखें। व्यक्ति या संस्थाएं पानी, छाछ या शरबत के प्याव बनाएं। आप टोपी, जूते, छाते इत्यादि का वितरण भी कर सकते हैं। धूप में सफर करते लोगों पे पानी का छिड़काव उनकी यात्रा को आरामदायी बनाएगा। लोगों को गर्मी से शरण लेने के लिए छाया वाली जगह बनाएं। पशु पक्षियों के जल पान के लिए मिट्टी के पात्रों का स्थापन करें। आपकी सहाय गर्मियों में राहत लाए। एनडीएमए एवं आईआईपीएचजी द्वारा जनहित में जारी। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में, एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे, उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और केरल दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को त्रिशूर के दक्षिण गोपुरा नाडा पहुंचे।
पार्टी की प्रदेश इकाई ने गृह मंत्री का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर अमित शाह ने यहां एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राजनीति में प्रामाणिकता की बात करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी केरल में लगातार घपलों और घोटालों में लिप्त है, जहां तक कि मुख्यमंत्री के निजी सचिव की घोटालों में संलिप्तता पर चुप्पी साध रही है। कम्युनिस्ट पार्टी लाइफ मिशन घोटाले के लिए चुप है। सीएम के प्रधान सचिव, पूर्व प्रधान सचिव शिवशंकरन अरेस्ट हुए, कम्युनिस्ट पार्टी चुप्पी साधती है। मैं विजयन जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पर जरा केरल की जनता को जवाब दीजिए। सोना घोटाले पर भी पूरी कम्युनिस्ट पार्टी चुप है। राजनीति के अंदर प्रामाणिकता की बात करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी आज सोना घोटाले पर, गोल्ड स्कैम पर चुप्पी साध रही है। और गृह मंत्री ने कहा कि पीएफआई की हिंसा से त्रस्त केरल को मुक्ति दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पीएफआई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा कि देश के खिलाफ काम करने वालों के खिलाफ मोदी सरकार ग्रहण लगा देती है। पीएफआई की हिंसा से त्रस्त केरल को मुक्ति दिलाने के लिए पीएफआई पर संपूर्ण बैन लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है। जो हिंसा करता है, जो देश के खिलाफ काम करता है, उस पर बैन लगाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ चल रही मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति दृढ़ता से जारी रहेगी। इस बात का ऐलान गृह मंत्री अमित शाह ने सीआईएसएफ के 54वें स्थापना दिवस पर हैदराबाद में आयोजित हुए विशेष कार्यक्रम में की। इस मौके पर गृह मंत्री ने इस बात की भी घोषणा की कि सीआईएसएफ को सभी अत्याधुनिक तकनीकों से सुसज्जित करने में कोई कोर कसर नहीं बाकी रखी जाएगी और इसके लिए गृह मंत्रालय ने एक कार्य योजना भी तैयार की है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 54वें स्थापना दिवस पर हैदराबाद में आयोजित हुए विशेष कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जहां सीआईएसएफ के समर्पण, सेवा भावना, कर्तव्य परायणता और एक बल के तौर पर आधी सदी से भी अधिक समय तक उनके शानदार प्रदर्शन की भूरी भूरी प्रशंसा की, तो इस मौके पर देश विरोधी तत्वों को भी सख्त संदेश दिया। अमित शाह ने आतंकवाद, अलगाववाद और देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने के सरकार के संकल्प को दोहराया। उन्होंने जोर देकर कहा कि पिछले 9 वर्षों से आतंकवाद के खिलाफ चल रही मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति इसी दृढ़ता से जारी रहेगी और देश के किसी भी क्षेत्र में ऐसे तत्वों से कठोरता से निपटा जाएगा। शाह ने कहा कि कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के तीनों सेक्टर में हिंसा में बहुत कमी आई है, लोगों का विश्वास बढ़ा है और अलगाववाद व आतंकवाद फैलाने वाले आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और वामपंथी उग्रवादी प्रभावित क्षेत्र, ये तीनों सेक्टरों में आज हम ये देख रहे हैं कि हिंसा बहुत बड़ी मात्रा में कम होती जा रही है, लोगों का विश्वास बढ़ रहा है और आतंकवाद और अलगाववाद फैलाने वालों की संख्या न केवल कम हो रही है, वो लोग सरेंडर होकर मेन स्ट्रीम में आ भी रहे हैं। मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म ये नीति चालू रहेगी। अमित शाह ने कहा कि देश के औद्योगिक संस्थानों, एयरपोर्ट और बंदरगाहों की सुरक्षा सुनिश्चित कर 53 वर्षों से सीआईएसएफ का देश की आर्थिक प्रगति में बहुत अहम योगदान रहा है। आज के डिजिटल युग में सीआईएसएफ ने रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीकों से सुरक्षा प्रोटोकॉल को न केवल लैस किया है बल्कि इसे अभेद भी बनाया है। उन्होंने घोषणा की कि सीआईएसएफ को सभी अत्याधुनिक तकनीकों से सुसज्जित करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी और इसके लिए गृह मंत्रालय ने एक कार्य योजना भी तैयार की है। मुझे ये कहते हुए हर्ष है कि गृह मंत्रालय आने वाले दिनों में बंदरगाहों की सुरक्षा, एयरपोर्ट की सुरक्षा और औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा के लिए आधुनिक से आधुनिक तकनीकों को एडॉप्ट कर आने वाले समय की चुनौतियों को इसका सामना करने के लिए सीआईएसएफ को सभी तकनीक से सुसज्ज करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। इसके लिए पूरी कार्य योजना
भारत के गृह मंत्रालय ने तैयार की है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री ने परेड की सलामी ली और बल की पत्रिका सेंटिनल 2023 और कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया। इस मौके पर सुरक्षा बल के जवानों ने अपने प्रशिक्षण से जुड़ी गतिविधियों और फील्ड ऑपरेशंस के दौरान प्रयोग में आने वाले कई हैरतअंगेज करतब भी दिखाए। तेलंगाना की राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन और केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की बात कर लेते हैं। दूसरे हिस्से के सफल संचालन के लिए सभापति जगदीप धनखड़ द्वारा राज्यसभा के तमाम दलों के नेताओं की बैठक उपराष्ट्रपति आवास पर संपन्न की गई। सर्वदलीय बैठक में बीजेपी से पीयूष गोयल, कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव, जनता दल यूनाइटेड के सांसद रामनाथ ठाकुर, आम आदमी पार्टी से संजय सिंह, शिवसेना से संजय राउत, टीआरएस के केशव राव, डीएमके के एम षडगुमन समेत तेलुगु देशम, सीपीएम, सीपीआई के प्रतिनिधि भी बैठक में मौजूद रहे। माना जा रहा है कि बजट सत्र के दूसरे हिस्से में राज्यसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाई जा सके, इसके लिए इस बैठक का आयोजन किया गया था और इसमें एक मत एक रूपता बनाने की कोशिश की गई। इससे पहले राज्यसभा के सभापति ने राज्यसभा के पीठासीन उपसभापतियों के साथ अलग से बैठक की थी। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बहरीन में अंतर संसदीय संघ की 146वीं सभा के दौरान अपने वक्तव्य में कहा कि भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा में सभी सदस्य अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक मुद्दों का समाधान बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ने तेजी से बदलती विश्व व्यवस्था की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए वैश्विक संस्थाओं में सुधार लाने के मामले में व्यापक सहमति को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार में और देरी नहीं की जा सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि वैश्विक जलवायु कार्य योजना को कार्य रूप देने के लिए भारत विश्व में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। और दुनिया भर के स्टार्टअप्स में पैसा लगाने वाला अमेरिका का दिग्गज सिलिकॉन वैली बैंक बंद हो गया है। वित्तीय संकट के कारण अमेरिकी सरकार ने इसे बंद कर दिया है। बॉन्ड में निवेश से इस बैंक को जबरदस्त घाटा हुआ है। ब्याज दरें बढ़ने से पुराने बॉन्ड की वैल्यू कम होती चली गई। वहीं इस बैंक के पतन से भारतीय स्टार्टअप्स भी चिंता में हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने देरी किए बगैर सभी भारतीय स्टार्टअप से मुलाकात कर हल तलाशने की बात कही है। अमेरिकी बैंकों में 16वीं नंबर की हैसियत रखने वाला दिग्गज सिलिकॉन वैली बैंक का बोरिया बिस्तर बन गया है। लोग बदहवास होकर बैंक से अपना पैसा निकालने के लिए टूट पड़े हैं। एक ही दिन में बैंक का शेयर 60% से ज्यादा गिरा है। यही नहीं, पूरे अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली है। एसवीबी के गिरने को एक्सपर्ट्स 2008 के बाद अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा बैंकिंग संकट बता रहे हैं। इस संकट की छाया भारतीय स्टार्टअप्स पर भी पड़ सकती है, क्योंकि करीब 60 भारतीय स्टार्टअप्स का करीब 400 करोड़ रुपया सिलिकॉन वैली बैंक में फंस गया है। अमेरिकी सरकार ने 13 मार्च को बैंक से पैसा निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसकी वजह से ये परेशानी खड़ी हो गई है। खबरों के अनुसार 40 स्टार्टअप्स के 2 से 8 करोड़ और 20 स्टार्टअप्स के 8-8 करोड़ से अधिक रुपए बैंक में फंस गए हैं। पैसा फंस जाने के कारण इन स्टार्टअप्स का काम भी प्रभावित होने लगा है। ऐसे में भारत सरकार ने स्थिति को देखते हुए स्टार्टअप फाउंडर्स की मदद के लिए उनसे अगले हफ्ते मुलाकात करने की बात कही है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ट्वीट किया, एसवीबी का बंद होना निश्चित रूप से दुनिया भर में स्टार्टअप्स के लिए खतरे की घंटी है। स्टार्टअप्स भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। अगले हफ्ते भारतीय स्टार्टअप्स के साथ बैठक कर उन पर पड़ने वाले प्रभाव को समझने और इस संकट के दौरान नरेंद्र मोदी सरकार उनकी मदद कैसे करे, इस पर चर्चा करेंगे। उन्होंने ट्वीट में आगे लिखा, अमेरिका में एसवीबी वित्तीय पतन भारत के स्थिर और मजबूत वित्तीय क्षेत्र के ठीक विपरीत है, जिसे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस के चहेतों के एनपीए ग्रस्त विनाश से बर्बाद हुए दशक के बाद एक मजबूत, विकसित उत्प्रेरक के रूप में नए भारत की अर्थव्यवस्था बना दिया है। जानकारों के अनुसार बैंक ने पिछले कुछ वर्षों में अरबों डॉलर मूल्य के बॉन्ड खरीदे थे और इसके लिए ग्राहकों की जमा राशि का उपयोग किया, लेकिन ब्याज दरों में तेज वृद्धि के कारण इन बॉन्ड्स का मूल्य गिर गया।
परेशानी तब खड़ी हुई जब बैंक को अपने जमाकर्ताओं को बढ़ती निकासी की मांग को पूरा करने के लिए बॉन्ड्स बेचने पड़े। दरअसल कैश की कमी से जूझ रहे कई स्टार्टअप्स ने अचानक बैंक से निकासी तेज कर दी, जिसकी वजह से कम दाम में ही बैंक बॉन्ड्स बेचने पर मजबूर हो गया। विशेषज्ञ मानते हैं कि व्यापक बैंकिंग क्षेत्र में इसके फैलने की आशंका फिलहाल नहीं है। सिलिकॉन वैली बैंक बड़ा था, लेकिन विशेष रूप से आईटी और वेंचर कैपिटल समर्थित कंपनियों तक सीमित था। इसकी भागीदारी अर्थव्यवस्था के उस विशेष हिस्से के साथ बहुत थी जो पिछले एक साल में बुरी तरह प्रभावित हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात कर लेते हैं अपने विशेष की। हमारी विशेष चर्चा का वक्त हो गया है और हमारी विशेष चर्चा में आज हम चर्चा करेंगे विकास के एक्सप्रेसवे पर कर्नाटक। आज हम विकास की चर्चा करेंगे, किस तरह से कर्नाटक में विकास को एक नई गति मिल रही है, एक नया अध्याय विकास का लिखा जा रहा है। और आज हमारे विशेष का यही विषय है, विकास के एक्सप्रेसवे पर कर्नाटक। किस तरह से आधारभूत ढांचा परियोजनाएं जो है वो उनको गति दी जा रही है और एक नए एक्सप्रेसवे पर चल पड़ा है कर्नाटक। विकास का एक्सप्रेसवे है ये और विकास के इलेक्ट्रॉनिक स्पीड से दौड़ रहा है कर्नाटक। विकास के एक्सप्रेसवे पर कर्नाटक, इस वक्त हम अपने विशेषज्ञों से इस पर बात करेंगे। विशेष है हमारा आज का विकास के एक्सप्रेसवे पर कर्नाटक। किस तरह से कर्नाटक में विकास की नई परियोजनाएं गति पा रही हैं, किस तरह से परिवहन चढ़ रही है और उसके साथ ही साथ विकास का एक नया मंत्र मिल गया है मानो कर्नाटक को। और इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस तरह से जो ये विकास की परियोजनाएं हैं ये आम लोगों के जीवन को सफल कर रही हैं, किस तरह से आम लोगों के जीवन को और बेहतर बना रही हैं। और इसके साथ ही साथ हम ये भी चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ में विशेष मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ में प्रोफेसर धीरज शर्मा जो कि निदेशक हैं IIM रोहतक के, वो जुड़ गए हैं हमारे साथ में, हमारे विशेष मेहमान। और साथ ही साथ डॉक्टर अनिल कुमार जो कि प्रोफेसर हैं SRCC श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स नई दिल्ली के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर अनिल कुमार और प्रोफेसर धीरज शर्मा, दोनों लोगों का बहुत स्वागत है। प्रोफेसर धीरज, अगर आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत करना चाहें, जो आज जिस तरह से कर्नाटक में आपने देखा कि एक के बाद एक तमाम नई परियोजनाओं को गति दी गई है, तमाम जो इससे पहले की जो परियोजनाएं जिनकी शुरुआत की गई थी उनका लोकार्पण किया गया है। और इसमें खास तौर पर जो रेल से जुड़ी हुई परियोजनाएं हैं, चाहे वो विद्युतीकरण हो रेल लाइनों का, उसके साथ ही साथ जो रेल ट्रैक्स के विस्तार की बात कही जा रही है और उसके साथ ही साथ बात एक्सप्रेस वे के निर्माण की भी कही जा रही है। तो आधारभूत ढांचा को गति देना क्या एक नया मंत्र मिल गया है सरकार को, जिस पर वो लगातार बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है? जी, इसको हम कहते हैं विजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर। जो विजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक आम नागरिक को यह दिखाता है कि देश में क्या प्रगति हो रही है। जब आप एक नई सड़क बनाते हैं तो लोगों को दिखाई देता है कुछ काम हुआ है। नया एक रेलवे का प्लेटफॉर्म बनाते हैं या नई एक रेलवे लाइन बिछाते हैं, ये लोगों को दिखता है। परंतु दिखने के अलावा सबसे जरूरी चीज ये है कि इसका उपयोग भी होता है। आप आज भी अगर देख लें कि अगर कर्नाटका को पकड़ लें हम, कर्नाटका इस देश की टॉप 5 GSDP के हिसाब से देखेंगे तो जिसे हम कहते हैं ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें 5वें नंबर पे। तो एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। अभी वहां के चीफ मिनिस्टर ने भी कहा है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कर्नाटका अलोन हैज टू बी। मुझे ये लगता है कि अगर इस सपने को हमने पूरा करना है तो स्टेट्स की कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी रहेगी। इसको मैं लिंक करूंगा, जो बजट में इस बार प्रावधान किया गया है कि स्टेट्स के लोन्स, जो सेंटर स्टेट्स को लोन्स दे सकता है, उसके ऊपर विशेषकर उसके ऊपर प्रावधान किया गया है। तो स्टेट और सेंटर अगर टुगेदर दे वर्क टुगेदर, इकट्ठे काम करेंगे, तभी हमारा जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना फॉर इंडिया वो हो पाएगा। तो जो स्टेट्स है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहना, तमिलनाडु महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है। तो प्रधानमंत्री ने वहां जाकर ये जो विकास के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस किया है, ये प्रेपरेशन है फॉर कर्नाटका टू बिकम a $1 ट्रिलियन इकोनॉमी एंड फॉर इंडिया टू बिकम a $5 or $6 ट्रिलियन इकोनॉमी गोइंग फॉरवर्ड।
जी, तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कही जा रही है, उसके लक्ष्य को सामने रखा है प्रोफेसर अनिल कुमार। जब डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उसका जिक्र कर रहे हैं, प्रोफेसर धीरज बल्कि आप ही इस बात को और समझाने की, थोड़ा विस्तार देने की कोशिश करिए कि किस तरह से ये दरअसल फर्क डालता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 6,000 रुपए जब हम भेजते हैं केंद्र सरकार से, तो 4,000 रुपए किसान कल्याण की योजनाओं का जिक्र कर रहे थे कि वो 4,000 रुपए कर्नाटक सरकार भी दे रही है। कितना फर्क डालता है ये जो डबल इंजन की सरकार की जो बात कही जा रही है? बिल्कुल जी, ये तो बहुत बड़ा, एट द एंड ऑफ द डे ये भागीदारी से ही देश चलता है। जन भागीदारी को हमने मिस कर दिया अभी जी। अभी जो सेंटर और स्टेट, उसके अलावा आम जनता, सरकार जो है वो एक दिशा दिखा चुकी है कि उसका फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है। उन्होंने इस साल कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए बजट में भी 33% वृद्धि की है। तो फोकस ही यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए। जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा तो जो कारोबारी लोग हैं या आम नागरिक हैं वो उसका फायदा उठा पाएंगे। जब आप एक सड़क बनाते हैं तो उससे टोल से रेवेन्यू भी आती है जी। वो रेवेन्यू से ही उसकी भरपूर उसका जो कॉस्ट है वो रिकवर होगा। तो ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं और ये जो डबल आप बोल रहे हैं कि डुअल गवर्नमेंट, ये इसके बिना तो काम चल ही नहीं सकता। इसीलिए वही स्टेट्स में ज्यादा प्रगति हो पाएगी जो केंद्र के साथ तालमेल बनाकर चल पाएंगी। जो केंद्र के साथ तालमेल नहीं होगा तो दोनों के बीच में वो जो सिनर्जी नहीं होगी, और सिनर्जी नहीं होगी तो स्कीम्स का जो भरपूर फायदा वहां की जनता को मिलना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। जी, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की हम बात लगातार कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था को गति देने की बात कर रहे हैं। प्रोफेसर अनिल कुमार, किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था को गति दे रही हैं ये सड़कें, ये जो रेल परियोजनाएं हैं, ये किस तरह से गति दे रही हैं, और किस तरह से $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जब बात करते हैं तो ये उसमें एक बूस्ट देंगी? पिछले 5 सालों से मैं देख रहा हूं कि मोदी सरकार का जो रुझान है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ओर है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में या कैपिटल एसेट्स में जितना हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, तकरीबन 2.5 और 3% के आसपास। तो आज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक, मैं समझता हूं कि समय की मांग है, और जो आज प्रधानमंत्री जी ने जो इनॉग्रेशन उद्घाटन किया है बेंगलोर और मैसूर के हाईवे का, उससे अब समय में भी तकरीबन आधी बचत है। 4 घंटे जो पहले लगते थे बेंगलुरु से मैसूर जाने में, अब 2 घंटे लगेंगे। इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट में भी कमी होगी। आज देख रहे हैं कि पिछले 3 सालों में कम से कम या उससे पहले भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में और कैपिटल एसेट क्रिएशन में सरकार का रुझान रहा है, उससे आज हम देख रहे हैं कि हमारी ग्रोथ रेट है वो काफी आगे बढ़ी है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट जिसमें कि तकरीबन 111 लाख करोड़ का प्रावधान है, जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, एक्सेस टू क्लियर एंड अफोर्डेबल एनर्जी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज का मॉडर्नाइजेशन, और पूरे देश में हाईवेज का जो आज डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, उससे जो हाईवे का डेवलपमेंट है उससे लॉजिस्टिक कॉस्ट में भी वृद्धि में भी कमी आती है। और आज हम देखते हैं कि इससे जो ये हाईवे आज बना है उससे बेंगलोर और मैसूर में आज अगर हम उदाहरण लें तो एक मुंबई और पुणे का मेरे को उदाहरण सामने आता है कि दोनों ट्विन सिटी, क्योंकि हाईवे बहुत अच्छा है वहां पर और क्योंकि उसका विकास हुआ है, उसमें समय कम लगता है, तो पुणे बहुत अच्छे विकास के रूप में एक शहर के रूप में सामने आया है। तो मेरे को लगता है कि आज जो ये एक्सप्रेस वे का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, उससे मैसूर और उसके बीच में जो कनेक्टेड सिटीज हैं, जैसे मांड्या का मेरे जहन में सामने आता है नाम, एक शुगर सिटी के नाम से ये मशहूर रहा है। तो मांड्या की कनेक्टिविटी मैसूर से और बेंगलोर से जल्दी होगी तो उससे मेरे को लगता है कि मांड्या का भी विकास होगा, और जितने बीच में जितने भी डिस्ट्रिक्ट और जितने भी शहर आते हैं उन सबका विकास एक कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। तो सुगम कनेक्टिविटी होगी तो उससे लॉजिस्टिक कॉस्ट में भी कमी आएगी। तो मेरे को लगता है कि जो सरकार का रुझान है बहुत सही दिशा में चल रहा है। उसके फलस्वरूप आज हम देख रहे हैं कि विकास दर हमारी, अगर हम दुनिया से, पूरे विश्व से तुलना करें तो आज हम फास्टेस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड है।
इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूं कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को सरकार ने पिछले 4 साल से बढ़ावा दिया है, उसका नतीजा आज हमारे सामने है। जी, अगर इस पे एक चीज और आपसे समझना चाहें प्रोफेसर अनिल कुमार की, जब हम पीएम गति शक्ति की बात करते हैं तो किस तरह से पीएम गति शक्ति इन योजनाओं को आपस में कोऑर्डिनेट करके बेहतर तरीके से मूर्त रूप देकर किस तरह से ये गति देता है जो आधारभूत ढांचा की जो परियोजनाएं हैं उनके लिए या जो दूसरी परियोजनाएं हैं विकास की उनके लिए? देखिए, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं, उसमें देरी का होना तकरीबन हम समझते थे कि ये स्वाभाविक है कि इसमें देरी होगी, और देरी होने से उसके साथ साथ जो कॉस्ट है वो भी बढ़ेगी। लेकिन जो पीएम गति शक्ति का जो मिशन सरकार ने शुरू किया है, उसमें एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें कि सभी तरह के जितने भी कनेक्टिविटी है उसको बढ़ावा मिले और उसका हम ऑनलाइन डिजिटल वे में उसका हम मॉनिटरिंग कर सके, लाइव मॉनिटरिंग फाइल्स के थ्रू नहीं, पेपर्स के थ्रू नहीं, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जिसमें ऑन डेली बेसिस द मॉनिटरिंग इज पॉसिबल। और उससे आज हम जो देख रहे हैं पिछले 3 सालों में जो हमें जो सुगमता हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को टाइम से पहले खत्म करने की, उसका आज हम नतीजा देखते हैं। और उसके साथ साथ जो ये पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म जो क्रिएट किया है, उससे जितने भी एजेंसी हैं, क्योंकि जब भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं उसमें काफी एजेंसीज इन्वॉल्व होती है, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। तो एक प्लेटफॉर्म मेरे को लगता है कि बहुत एक सही दिशा में एक उचित कदम है जिसके फलस्वरूप ही ऐसा मुमकिन हो सका है। जी जी जी, निश्चित तौर पर। प्रोफेसर धीरज शर्मा, एक बात आपसे चलते चलते समझना चाहेंगे कि जब ये कहा जा रहा है कि इन तमाम परियोजनाओं को, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी कहा कि अब वो जिन परियोजनाओं का उद्घाटन करते हैं वो उनका शिलान्यास करते हैं, वो उनका लोकार्पण भी करते हैं उद्घाटन के साथ साथ, ये एक नई जिसको कहते हैं परंपरा ये कहा जा सकता है। उन्होंने आईआईटी धारवाड़ के विशेष संदर्भ में कहा कि कोरोना काल में भी इसको बनाया गया और इसका काम बिल्कुल नहीं, का राजनीतिक इच्छा शक्ति का भी आप देखते हैं कि ये भी एक वजह होती है कि इस तरह के प्रोजेक्ट जो है वो बिना रुके आबाद गति से आगे बढ़ते रहे। देखिए कि अगर प्रोजेक्ट डिले हो जाता है, हम लोग पहले सुना भी करते थे कि ब्रिज बनना है उसको 10 साल लग गए, 15 साल लग गए। गति तो एक बहुत जरूरी चीज है, पेस, बिकॉज लोगों की अपेक्षा है कि जब एक चीज का उद्घाटन हो गया है तो वो जल्द से जल्द वो पूरी हो और लोग उसका फायदा उठा पाए। जी, चाहे वो रोड हो, चाहे वो ट्रिपल आईटी धारवाड़ जो जिसकी हम बात कर रहे हैं जी, जब वो एक उसका शिलान्यास हो गया तो वहां पर फिर लोगों की अपेक्षा है कि वहां डेवलपमेंट हो, वहां पे बच्चे पढ़ने शुरू हो, उनकी सीटों में वृद्धि हो, लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले। ऐसा आपको पता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर भर्ती लेना या उसमें आना एक बहुत ही बड़ी एक उपलब्धि मानी जाती है। बिल्कुल। तो लोगों के लिए ये बड़ा एक पॉजिटिव मैसेज होता है कि एक और अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी। इसको मैं लिंक करूंगा ईडब्ल्यूएस से भी। ईडब्ल्यूएस से और कोई फायदा, बेयर मिनिमम जो फायदा ये हुआ है कि आपने सीटें बढ़ा दी, कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने एक्स अमाउंट ऑफ सीट, अब वो एक्स प्लस समथिंग हो गया। लोगों को, बच्चों को पढ़ाने के लिए एक और एडिशनल अपॉर्चुनिटी मिल गई। द कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट रिड्यूसेस अ लिटिल बिट, इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी कि लोगों के बच्चे जाकर पढ़ पाए। परंतु जो हम अभी बात कर रहे हैं कि द इम्पोर्टेंट चीज जो पीएम की इस विजिट में और ये जो इन्होंने वहां पर जो प्रोजेक्ट्स जो जिनका इन्होंने उद्घाटन किया है, जिनको आगे बढ़ाया है, उसका यह है, इट इज सिग्नलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बैंगलोर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिटी फॉर इंडिया। जी, मेरे ख्याल से 27 से 30 यूनिकॉर्न बैंगलोर में है, $1 बिलियन कंपनी जो कि पिछले 5-7 सालों में बड़ी हुई हैं। जी जी जी, 27 से 30 यूनिकॉर्न बनाने के लिए उन यूनिकॉर्न्स की भी एक अपेक्षा है कि वहां पर एक हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर हो। बिल्कुल, हम सब जानते हैं कि वहां पर जो रोड्स हैं वो उनकी चोकिंग होती है, वहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और अभी फ्लड्स में वहां पर काफी डिफिकल्टी भी आई। तो मेरे ख्याल से जब प्रधानमंत्री ऐसे प्रोजेक्ट्स को शिलान्यास करते हैं तो एडिशनल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है स्टेट गवर्नमेंट की कि उसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर करके उसको जल्द से जल्द पूरा करें ताकि लोगों को राहत मिले। जी बिल्कुल। एक्सपेंशन ऑफ द सिटी, जैसे दिल्ली से गुड़गांव है, गुड़गांव से मानेसर है, एक एक्सपेंशन मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल
ईजिंग ऑफ सिटी होगा, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनेगा, एक पॉजिटिव बिजनेस क्लाइमेट बनेगा एंड बेंगलोर में इन्वेस्टमेंट और आएगी। मुझे लगता है उससे ओवरऑल देश को भी एक इकोनॉमिक प्रगति मिलने की दिशा मिलेगी। जी बिल्कुल। और यहाँ जो जिस डबल इंजन सरकार की हम बात कर रहे थे, वहां उसका जो महत्व है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है ऐसे समय में। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर धीरज शर्मा इस तमाम बातचीत के लिए। प्रोफेसर अनिल कुमार, आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, ये इतना इंसाइट देने के लिए बहुत शुक्रिया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर नहीं, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अपना कर्तव्य निभाएं, समय पर अपना एडवांस टैक्स जमा कराएं। अपने सम्मान के लिए भी और राष्ट्र निर्माण के लिए भी आपके एडवांस टैक्स से देश का आर्थिक और सामाजिक विकास हो रहा है। महिलाएं अपने सपनों को नया आकाश दे रही हैं। कृषि टेक्नोलॉजी, अस्पताल, सड़कों और पुलों का निर्माण हमारी प्रगति को नई गति दे रहे हैं। आपका कर देश के विकास को सुनिश्चित करता है। अपना एडवांस टैक्स पे एज यू अर्न के आधार पर जमा कराएं। एडवांस टैक्स जमा कराने की आखिरी तारीख 15 मार्च 2023 है। कंपनी, कॉर्पोरेट या वे व्यक्ति जिनकी कर देयता TDS, TCS कटने के बाद 10,000 या उससे अधिक है, वो 15 मार्च 2023 तक अपने अग्रिम कर की किश्त अदा करें। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। 3 महीने में पैसे डबल, वाह। फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। त्वचा का एक वादा, मैसूर सैंडल गोल्ड, अपने अंदर की खूबसूरती को जगाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब नजर डालते हैं देश की कुछ खास खबरों पर फटाफट अंदाज में। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों की वीरांगनाओं की मांगों को लेकर राजस्थान में कांग्रेस सरकार की असंवेदनशीलता को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश के लिए अपनी शहादत देने वालों की वीरांगनाओं को किसी नियम की आड़ में हम मिलना भी स्वीकार न करें, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सड़क पर चोटी पकड़कर खींचना, उनका अपमान करना, ये बर्बरतापूर्ण है, साथ ही तानाशाही भी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्योपुर में मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास के साथ ही 1013 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया खास तौर पर मौजूद रहे। समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता देने की मांग वाली याचिका पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके याचिकाओं का विरोध किया। केंद्र ने कहा कि समान जेंडर वाले लोगों का साथी के रूप में साथ रहना अपराध नहीं है, लेकिन इसे भारतीय परिवार की इकाई के तौर पर मान्यता नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को इस मामले की सुनवाई करेगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्वोत्तर के कुख्यात उग्रवादी संगठन ईस्टर्न नगा नेशनल गवर्नमेंट ENNG के तोसा मोसांग सहित 15 सदस्यों ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू के सामने आत्मसमर्पण किया। सीएम खांडू ने हथियार डालने वाले उग्रवादी संगठन के सदस्यों का मुख्यधारा में स्वागत किया और कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों को उग्रवाद मुक्त बनाने के प्रधानमंत्री मोदी के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आज एक अहम सफलता मिली है। सीबीआई ने इंटरपोल की मदद से भारत के केरल में अपहरण और हत्या के आरोप में फरार आरोपी को सऊदी अरब से डिपोर्ट करवाया है। आरोपी मोहम्मद हनीफ मक्कत ने साल 2006 में करीम का अपहरण कर हत्या की थी और बाद में फरार हो गया था। आरोपी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था।
जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी ठिकाने का भंडा फोड़कर वहां से हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक शनिवार को हंदवाड़ा के शलनार हैंगनीकूट इलाके में पुलिस ने छापा मारकर ये कार्रवाई की। असम पुलिस और सीआरपीएफ ने एक अभियान में कार्बी आंगलोंग जिले में एक वाहन से करीब 5 किलो हेरोइन बरामद की, जिसकी कीमत 20 करोड़ रुपए बताई गई है। पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। रंग पंचमी का त्योहार रविवार को धूमधाम से मनाया गया। भोपाल में हजारों लोगों ने एक दूसरे को रंग और गुलाल से सराबोर किया। वहीं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में रंग पंचमी के अवसर पर श्रद्धालुओं ने खूब होली खेली। रंग पंचमी होली के 5वें दिन चैत्र कृष्ण पंचमी पर मनाई जाती है। इसे कृष्ण पंचमी, श्री पंचमी और देव पंचमी भी कहा जाता है। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। सर 50,000 एडवांस। और इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा डोज। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है, आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है आपने, क्योंकि आरबीआई कहना है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। कौन सा परफ्यूम है? परफ्यूम बहुत फ्रेश लग रही हो। पार्लर गई थी? नो पार्लर, नो फेशियल। ये है मेरा फेवरेट सोप। ये एकमात्र साबुन है जो आत्मविश्वास देता है। माइसोर सैंडल सोप। भारत के पहाड़ी इलाकों में जिस प्रकार तापमान बढ़ रहा है, गर्मी की बीमारी से बचने के लिए सावधानियां आवश्यक है। टीवी, रेडियो, अखबार और मोबाइल फोन पर गर्मी की चेतावनी का ध्यान रखें। अधिक पानी और प्राकृतिक तरल पिए। शराब, चाय, कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक्स टालें। काम ठंडे समय पर करें और दिन के सबसे गर्म समय 12 से 3 आराम करें। पशुओं को छाया वाली जगह में रखें और पर्याप्त पानी दें। केवल ताजा बना खाना खाएं। ताजे फल और सब्जियां अधिक खाएं। गर्मी की बीमारी के लक्षण पहचानें: कमजोरी, चक्कर, जी मिचलाना, अत्याधिक पसीना, ऐंठन, भ्रम, तेज सांसें, बेहोशी। तबीयत खराब होने पर प्राथमिक चिकित्सा लें और 108 या अन्य एम्बुलेंस सेवा बुलाएं या अस्पताल जाएं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और खबर क्रिकेट के मैदान से। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने बिना किसी नुकसान के 3 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने विराट कोहली और शुभमन गिल की धमाकेदार बल्लेबाजी की बदौलत अपनी पहली पारी में 571 रन बनाए। इसके साथ ही टीम इंडिया ने 91 रन की बढ़त भी हासिल कर ली। भारत के लिए विराट कोहली ने सबसे ज्यादा 186 रन बनाए। इसके साथ ही विराट ने टेस्ट शतक के सूखे को भी खत्म किया। विराट कोहली ने टेस्ट में अपना 28वां शतक लगाया, वहीं शुभमन गिल ने 128 रन बनाए। अक्षर पटेल ने भी 79 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के लिए नाथन लियोन और टॉड मर्फी ने 3-3 विकेट लिए। भारतीय टीम 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में फिलहाल 2-1 से आगे है। और विराट कोहली ने अहमदाबाद टेस्ट मैच में चौथे दिन अपना 28वां टेस्ट शतक लगाया। कोहली के बल्ले से 3 साल और 4 महीने बाद टेस्ट शतक आया है। इसके लिए उन्हें 42 पारियों का इंतजार करना पड़ा। कोहली ने पिछला टेस्ट शतक 23 नवंबर 2019 को बांग्लादेश के खिलाफ ईडन गार्डन्स में लगाया था। अहमदाबाद में खेले जा रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट का चौथा दिन रहा विराट कोहली के नाम। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार किंग कोहली के बल्ले से निकला टेस्ट शतक। अहमदाबाद टेस्ट के चौथे दिन किंग कोहली ने अपने टेस्ट शतक का सूखा खत्म करते हुए अपना 28वां टेस्ट शतक जड़ने में कामयाबी पाई। विराट कोहली ने 241 गेंद में ये शतक पूरा किया
और ये उनके सबसे धीमे शतकों में से एक रहा। कोहली ने अपना सबसे धीमा शतक 2012-13 में 289 गेंद में बनाया था। कोहली का 28वां शतक 3 साल और 4 महीने और 42 पारी के इंतजार के बाद आया है। कोहली ने पिछला टेस्ट शतक 23 नवंबर 2019 को बांग्लादेश के खिलाफ ईडन गार्डन्स में लगाया था। पिछले साल कोहली ने T20 और वनडे में अपने शतक का सूखा समाप्त किया था। ये जनवरी 2022 के बाद से कोहली का पहला 50+ स्कोर भी है। इससे पहले उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ केप टाउन में 79 रन की पारी खेली थी। ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोहली का कुल मिलाकर 16वां शतक है। वहीं कोहली का ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8वां टेस्ट शतक रहा। किसी भारतीय द्वारा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट शतक लगाने के मामले में वे सचिन तेंदुलकर के बाद गावस्कर के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। तेंदुलकर के खाते में 11 शतक हैं। ये कोहली का 75वां अंतर्राष्ट्रीय शतक रहा। अंतर्राष्ट्रीय शतक के मामले में सचिन तेंदुलकर 100 शतक के साथ शीर्ष पर हैं। उनके बाद 75 शतक के साथ विराट कोहली हैं। इस शतक के साथ कोहली ने एक अनोखी उपलब्धि हासिल करते हुए सुनील गावस्कर की भी बराबरी की। 1983 में सुनील गावस्कर ने घर में अपना 50वां टेस्ट खेलते हुए नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए शतक लगाया था। अब कोहली ने भी घर में अपना 50वां टेस्ट खेलते हुए नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए शतक लगाया है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। खबर इजराइल से, जहां हजारों लोग सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन को देश के इतिहास में अब तक सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन कहा जा रहा है। दरअसल ये विरोध इजराइल सरकार द्वारा देश की न्याय व्यवस्था में बड़े सुधारों की योजना के प्रस्ताव के खिलाफ है। करीब 3 महीने से जारी विरोध प्रदर्शन के जरिए लोग सरकार पर न्यायिक सुधार प्रक्रिया को वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि सरकार के प्रस्तावित सुधारों से देश में लोकतंत्र कमजोर होगा। हालांकि पीएम नेतन्याहू ने सरकार द्वारा बनाए गए कानून को देश हित में करार दिया है। और अमेरिका का कैलिफोर्निया पिछले 4 महीनों से बारिश, बाढ़ और बर्फीले तूफान की मार झेल रहा है। इस बार बर्फीला तूफान शांत हुआ तो अब सैलाब ने लोगों को डराना शुरू कर दिया है। उत्तरी कैलिफोर्निया में भारी बारिश और बाढ़ से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। पजारो नदी पर बना बांध टूट जाने से आसपास के इलाके बाढ़ के पानी में डूब गए हैं, जिसके कारण हजारों लोगों को घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। सेंट्रल कोस्ट के मॉन्टेरी काउंटी में 8000 से अधिक लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इनमें से 1700 लोग पजारो नदी पर बने बांध के टूटने से बाढ़ में फंस गए थे। और खबर चीन से, जहां भारतीय दूतावास के रंगारंग कार्यक्रम, वसंत मेला और होली समारोह में हजारों लोगों की भीड़ जुटी। बीजिंग वासी होली के रंगों में और भारतीय संस्कृति में डूबे हुए नजर आए। होली मिलन कार्यक्रम में अमेरिका, नेपाल और श्रीलंका के राजदूतों सहित कई गणमान्य हस्तियों ने भी भाग लिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम और शानदार भारतीय भोजन के अलावा अतिथियों ने होली के रंगों में एक दूसरे के चेहरे को रंगने के क्षण को पूरी तरह से जिया। अतिथियों ने एक दूसरे के चेहरों को हर्बल रंगों से रंगा और बॉलीवुड फिल्मों के गानों की धुनों पर नृत्य किया। होली का त्योहार सर्दियों के अंत का प्रतीक है और ये वसंत ऋतु के आगमन की शुरुआत करता है। रंगों का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का भी प्रतीक है। तो न्यूज नाइट के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।